अब इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाएगा और माना जा रहा है कि इसी सत्र में इसे पेश किया जाएगा। इस बिल का इस सत्र में पास होना मुश्किल है, लेकिन संसद में कोयला आवंटन के मुद्दे पर पिछले 15 दिन से कार्रवाई नहीं चल पा रही है। प्रमोशन में आरक्षण का बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने स्वागत किया है। मायावती ने इसके लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद भी दिया है। देश में अनुसूचित जाति और जनजाति का प्रमोशन में आरक्षण को लेकर कि प्रमोशन में आरक्षण होना चाहिए, तो इसको लेकर कैबिनेट ने जो अपनी मंजूरी दी है, उसको मान लिया है। हमारे फैसले को, डिसीजन को हमारी पार्टी ने जो पहल की, इसको मान लिया है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन ये भी मैं आज आपको स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि इसके लिए हमारी पार्टी को काफी स्ट्रगल करना पड़ा है। बीएसपी आरक्षण के समर्थन में है, तो वहीं समाजवादी पार्टी प्रमोशन में आरक्षण के विरोध में है। महासचिव रामगोपाल यादव ने इसे गलत बताया है। हमारा स्टैंड जो पहले था वो आज भी है। कैबिनेट के स्टैंड को हम गलत मानते हैं। कैबिनेट का स्टैंड सारी न्यायिक मान्यताओं के विपरीत है, नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। ये नहीं होना चाहिए। समाजवादी पार्टी इसका विरोध करेगी। कांग्रेस का कहना है कि प्रमोशन में आरक्षण का विधेयक पास करना बेहद जरूरी था, इसलिए उनकी सरकार ने ये फैसला लिया है। हम चाहते थे, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, इसलिए हमारी मजबूरी थी। पार्टी चाहती थी कि अमेंडमेंट होना चाहिए। आज कैबिनेट ने इसे पास किया है। अब ये पार्लियामेंट के अंदर जल्द अज जल्द कोशिश करेंगे कि ये अमेंडमेंट पास हो जाए और कानून बन जाए, ताकि पिछड़े वर्ग, SC ST जो बहुत पसमानदा हैं, उनको इसका फायदा। उत्तर प्रदेश में नई अवस्थापना और औद्योगिक निवेश नीति 2012 को अखिलेश मंत्रिमंडल ने हरी झंडी दे दी है। आज लखनऊ में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई। इस बैठक में नई औद्योगिक नीति को मंजूरी मिल गई है। इस बैठक में यह भी तय किया गया है कि संबंधित विभागों में जल्द ही इससे संबंधित शासनादेश भी लागू कर दिया जाएगा। दावा यह भी किया जा रहा है कि इससे एक तरफ क्षेत्रीय असंतुलन दूर होगा, तो वहीं दूसरी तरफ परंपरागत उद्योगों में आने वाली समस्याओं का समाधान भी होगा। साथ ही सिंगल विंडो सिस्टम और एस्कॉर्ट सर्विस का भी प्राविधान इस नीति में किया गया है। इस बैठक में यह भी तय किया गया है कि लॉ एंड ऑर्डर इस पॉलिसी का हिस्सा नहीं होगा। प्रदेश में आपदा के मुद्दे पर बुलाई गई सीएम विजय बहुगुणा की सर्वदलीय बैठक बीजेपी के अड़ियल रवैये के कारण नहीं हो सकी। बीजेपी ने सीएम द्वारा बुलाई गई बैठक का बहिष्कार कर दिया था। मंगलवार को शाम 4 बजे सीएम विजय बहुगुणा ने प्रदेश में आई आपदा, गैरसैंण में कैबिनेट बैठक समेत तमाम मामलों पर चर्चा करने के लिए सर्वदलीय बैठक आयोजित की थी, लेकिन बीजेपी ने इस बैठक का बहिष्कार कर दिया। बीजेपी ने पहले बहाना बनाया कि उन्हें बैठक की जानकारी ही नहीं दी गई। वहीं बाद में उन्होंने साफ कह दिया कि बीजेपी ने विधानसभा के विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। ऐसे में सर्वदलीय बैठक में जाने का कोई मतलब नहीं है। ऐसे में सीएम विजय बहुगुणा ने भी पलटवार करते हुए कहा कि आगे से बीजेपी को किसी बैठक में निमंत्रण नहीं दिया जाएगा। वहीं बीजेपी नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट ने भी इसे सीएम का अहंकार करार दिया और कहा कि बीजेपी को भी ऐसी बैठकों में जाने का कोई खास इरादा नहीं है। गोरखपुर के बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टरों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल एक मरीज के इलाज को लेकर मरीज के परिजनों का एक जूनियर डॉक्टर से विवाद हो गया था। देखते ही देखते ये विवाद इतना बढ़ गया कि कॉलेज के सारे जूनियर डॉक्टर इकट्ठा हो गए। जूनियर डॉक्टरों ने कॉलेज में जमकर उत्पात मचाया। इतना ही नहीं, मौके पर मौजूद समाचार प्लस के कैमरामैन अमित अग्रहरी ने जब जूनियर डॉक्टरों की करतूत कैमरे में कैद करनी चाहिए तो इन जूनियर डॉक्टरों ने उसका कैमरा भी तोड़ दिया और उनके साथ मारपीट की। जूनियर डॉक्टरों का यह तांडव घंटों तक चलता रहा। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को काबू में करने की कोशिश की, लेकिन 200 से 250 की तादाद में मौजूद जूनियर डॉक्टरों ने पुलिस के साथ भी मारपीट की।
धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर इतने पर भी नहीं रुके। उन्होंने कैमरामैन अमित को कई घंटों तक बंधक बनाकर भी रखा। मुजफ्फरनगर के जिला अधिकारी दफ्तर पर फिल्मी स्टाइल में एक प्रेमी जोड़े पर जानलेवा हमला किया गया। प्रेमिका के परिजन उसे लेकर फरार हो गए, तो वहीं प्रेमी की सरेआम पिटाई की गई। प्रेमी को सरेआम पीटने वाले विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता थे। प्रेमी को तब तक पीटा गया जब तक कि वो खून से लथपथ होकर सड़क पर नहीं गिर गया। प्रेमी को पीट रहे इन लोगों के हौसले इतने बुलंद हैं, इसका अंदाजा आप सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि प्रेमी जोड़े पर हमला जिला अधिकारी कार्यालय पर किया गया, जहां पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था होती है। पीटने के बाद घायल प्रेमी को युवती के परिजनों ने कार में डाल दिया और उसका अपहरण कर भागने लगे। रास्ते में पुलिस ने प्रकाश चौक पर कार रुकवाकर प्रेमी युवक को मुक्त कराया और 6 लोगों को हिरासत में ले लिया है। प्रेमिका अभी भी लापता है। प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की जान को खतरा बताया है, तो वहीं पुलिस प्रेमिका की तलाश कर रही है। कोयला आवंटन घोटाले में सीबीआई की जांच में तेजी आई है। सीबीआई ने 5 एफआईआर दर्ज की हैं और देश भर में छापेमारी भी की। कोयला आवंटन मामले में सीबीआई ने देश भर में छापेमारी की। छापेमारी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, पटना, नागपुर, हैदराबाद और धनबाद समेत 10 शहरों में हुई। इस मामले में सीबीआई ने 5 एफआईआर दर्ज की, जिसमें 5 कंपनी और अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। अब आपको बता दें कि कोल ब्लॉक आवंटन मामले में कैग ने जो रिपोर्ट दी है, उसमें 1,86,000 करोड़ रुपए के नुकसान की बात की गई है। इस रिपोर्ट के बाद देश का सियासी पारा गर्मा गया है। बीजेपी ने इस मामले को लेकर प्रधानमंत्री से इस्तीफे देने के साथ ही जांच करने की मांग की है। अब देखना है कि सीबीआई की एफआईआर दर्ज करने के बाद मारे गई छापेमारी की जांच कितनी आगे बढ़ती है। सूबे की राजधानी लखनऊ में स्वाइन फ्लू पूरी तरीके से पैर पसार चुका है। पीजीआई में इसके सबसे ज्यादा मरीज पाए गए हैं। लखनऊ में स्वाइन फ्लू तेजी से पैर पसार रहा है। पिछले 20 दिनों में 56 मरीज पाए गए हैं, जिसमें 90% मरीज पीजीआई कैंपस में पाए गए हैं। कैंपस में इतने मरीज के पाए जाने के बाद अस्पताल प्रशासन सख्ते में है। लखनऊ के सीएमओ ने केजीएमयू से कहा कि वो पता लगाए कि पीजीआई में इतनी तेजी से स्वाइन फ्लू क्यों फैल रहा है। जानकारी के मुताबिक स्वाइन फ्लू के सबसे ज्यादा मरीज पीजीआई के स्टाफ के हैं। लैक्सफेड घोटाले में शामिल कर्मचारियों की संपत्ति जब्त की जाएगी। इसके अलावा माया सरकार में मंत्री रहे कई बड़े नेता भी घेरे में हैं। लैक्सफेड घोटाले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब इस मामले के लिए 5 अधिकारियों की संपत्ति जब्त की जाएगी। जांच एजेंसी ईडी 5 अधिकारियों की संपत्ति खंगाल रही है। जिन अधिकारियों की संपत्ति जांच होगी वे हैं पूर्व अध्यक्ष सुनील कटियार, चीफ इंजीनियर गोविंद शरण श्रीवास्तव, पीआरओ प्रवीण सिंह, अकाउंटेंट अनिल अग्रवाल और पूर्व एमडी। वहीं लैक्सफेड की जांच की आंच माया सरकार के कई मंत्रियों पर भी पड़ सकती है। जिन विभागों में मंत्रियों ने ठेका दिया था, वो मंत्री भी जांच के घेरे में आ सकते हैं। पूर्व मंत्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ आय से अधिक के 3 मामलों की जांच नहीं होगी। मायावती सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे नसीम उद्दीन सिद्दीकी के लिए राहत की खबर है। यूपी के लोकायुक्त ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में दर्ज 3 मामलों में नसीम उद्दीन के खिलाफ जांच नहीं करने का फैसला किया है। दरअसल कई बार तारीख देने के बाद भी इन मामलों में शिकायतकर्ता लोकायुक्त कार्यालय में रिपोर्ट करने नहीं आए। इसके बाद मजबूरन नसीम उद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ जांच न करने का फैसला लिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि जब शिकायतकर्ताओं ने पहले शिकायत दर्ज कराई तो आखिर वो तारीख पर क्यों नहीं पहुंचे। आगरा थाना एदमातपुर इलाके में बीती रात एक हाई टेंशन का तार टूटकर गिर गया, जिसकी चपेट में आने से एक दवा कंपनी के एमआर की मौत हो गई। इस हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने बिजली घर में जमकर हंगामा काटा और सुबह पहुंचे एक्ससीएन पी
के सागर के साथ लोगों ने हाथापाई कर दी। लोगों ने वहां जमकर हंगामा काटा। लोगों के मुताबिक कल रात 1 बजे एदमातपुर में बाजार में हाई टेंशन का तार टूटकर गिर गया, जिसकी सूचना एमआर मिलन गुप्ता ने बिजली घर पे दी। वहां से बिजली काट दी गई, लेकिन उसके बाद जैसे ही मिलन गुप्ता ने बिजली के तार को अलग करने के लिए तार को उठाया, तार में करंट आ गया और एमआर मिलन गुप्ता की मौत हो गई। फिलहाल इस पूरे मामले में बिजली विभाग की लापरवाही सामने आई है। गांव में इन दिनों बुखार का कहर जारी है और गांव के सैकड़ों लोग बीमार हैं। ऐसे में लोगों के इलाज के नाम पर गांव में लगभग 40 से ज्यादा छोटे छोटे क्लिनिक खोले गए हैं। ऐसे में गांव के लोग मजबूरन इन फर्जी चिकित्सकों के पास जाकर इलाज कराकर अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। दूसरी ओर जब इस मामले में जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने मामले में जाँच की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया। डॉक्टर जो है यहाँ झोला छाप है, वह जो है कई दिन तक मरीजों को दवाई दे जहाँ अच्छा, उसके बाद जो है जब सीधा से जाओ उसके बाहर एक्सपायर करते हैं, उसे वो रेफर करते हैं। लगभग 30-35 डॉक्टर होंगे यहाँ पर। चौसाना में ऐसे डॉक्टर हैं झोला छाप, तो हम टीमें बना रहे हैं। टीमें बनाकर उन पर कार्रवाई की जाएगी और उनकी FIR दर्ज की जाएगी। इलाज करने वाले चिकित्सकों के पास न तो कोई डिग्री है और न ही लैब संचालकों के पास कोई रजिस्ट्रेशन। मैनपुरी के ईशान नदी में इन दिनों भूमाफियाओं का अतिक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। ईशान नदी इन दिनों काफी हद तक सूखी है। ऐसे में लोगों ने नदी के अंदर घन बना लिया है। साथ ही यहाँ सेंट मेरीज नाम का एक स्कूल भी बनवाया गया है, जहाँ बच्चों को पढ़ाने का काम जारी है। ऐसे में इस स्कूल में बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ कर उन्हें पढ़ाया जा रहा है। नदी में पानी भरते ही कोई बड़ी तबाही मच सकती है। नदी हमारे स्कूल के पीछे है, ये तो एक फैक्ट है, उसके लिए कुछ किया भी नहीं जा सकता। हालांकि कई बार ये प्रशासन ने भी प्रयास किया है कि उसको नदी को जो है, क्योंकि वो अननेसेसरली बहुत भारी टर्न है वहाँ पे, और कई बार सोचा है कि उसको सीधा कर दें, ईशान नदी को बिल्कुल डायरेक्ट कर दें, कुछ कर दें, लेकिन शायद वो बड़ा काम है इसलिए हो नहीं पा रहा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि वो वहाँ पे और बड़ी मजबूती से बिल्डिंग बनी है। नदी की भूमि में या नदी के तलहटी में जितने भी अवैध निर्माण हुए हैं सभी ध्वस्त किए जाएंगे, सफाई कराई जाएगी और नदी के मूल स्वरूप को वापस कराया जाएगा। जो भी उसमें अवैध निर्माण हुए हैं, चाहे जिसने भी निर्माण किया है, वो सब ध्वस्त कराया जाएगा। इस मामले की जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन ने जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। आगरा में ताजमहल को बंदरों के आतंक से बचाने के लिए लंगूरों को तैनात किया गया है। ताजमहल के आसपास के इलाकों में बंदरों की संख्या बढ़ती जा रही है। ये बंदर अब ताजमहल की तरफ अपना रुख कर रहे हैं। ताजमहल में आने वाले सैलानी इन बंदरों की वजह से बेहद परेशान हैं। ये बंदर सैलानियों के सामानों को छीनकर भाग जाते हैं। साथ ही सैलानियों को भी इन बंदरों की वजह से कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में ताजमहल को बंदरों के आतंक से बचाने के लिए पर्यटन विभाग ने ताजमहल में लंगूरों की तैनाती के आदेश दे दिए हैं। फिलहाल ताजमहल में एक लंगूर रखा गया है, लेकिन जल्द ही और भी लंगूरों की तैनाती हो जाएगी। अंबेडकर नगर में कांशीराम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। यहाँ कॉलेज की इमारत ही नहीं बन पाई है। दरअसल इस कॉलेज को पूर्व की बीएसपी सरकार ने बनवाया था। 2 साल पहले ही आनन फानन में इस कॉलेज को शुरू करवा दिया गया। हालांकि तब इस कॉलेज की इमारत निर्माणाधीन थी, जिसकी वजह से छात्रों को सुल्तानपुर के NIT कॉलेज में पढ़ाया जाने लगा। इस सत्र तक भी कॉलेज की इमारत का निर्माण पूरा नहीं हो सका है, लेकिन बावजूद इसके आधी अधूरी बिल्डिंग में ही इस सत्र से छात्रों की पढ़ाई शुरू करवा दी गई है। इस कॉलेज में ना तो लैब है और ना ही लाइब्रेरी की सुविधाएं मौजूद हैं। ऐसे में छात्रों को लैब और लाइब्रेरी के लिए सुल्तानपुर जाना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, बल्कि कॉलेज के पास AICTE की मान्यता भी नहीं है। इसकी वजह से कॉलेज के छात्र नौकरी के लिए आवेदन नहीं दे सकते हैं। लैब की प्रॉब्लम है, अभी यहाँ पे लैब नहीं है हमारी। डायरेक्टर सर यहाँ की बोल रहे हैं कि हम NIT में जाके लैब करेंगे, लेकिन उससे मतलब प्रॉब्लम होगी आने जाने की जो भी है, और यहाँ तो सेमेस्टर एग्जाम्स भी वगैरह शायद यहाँ पे ना हो पाए या वहाँ हो। सबसे मेन प्रॉब्लम यहाँ की AICTE अप्रूव्ड की है। अभी हम लोग 3rd ईयर में है, सिर्फ 1 साल बचा हुआ है हम लोगों के लिए। तो कहीं भी गेट वगैरह PSU जो भी मतलब ES IES वगैरह उसमें हम अप्लाई नहीं कर सकते। डायरेक्शन में देखें और उसे मतलब जल्द से जल्द 1 साल में मतलब जब तक हम यहाँ से निकलते हैं फाइनल ईयर तक कॉलेज AICTE अप्रूव्ड हो जाए, नहीं तो
इस डिग्री का कोई मतलब नहीं होगा। ऐसे में जिन छात्रों ने यहाँ दाखिला लिया है उनका भविष्य अधर में लटक गया है। मिर्जापुर के मेओली में मिड डे मील योजना में धांधली का मामला सामने आया है। प्राथमिक विद्यालय मेओली में पिछले 2 दिनों से मिड डे मील नहीं बनाया गया है। स्कूल के प्रिंसिपल